हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और ज़बरदस्त टॉपिक आपकी क्लास 11th एंड नीट दोनों के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप क्लास 11th का भी एग्जाम दोगे ना, एग्जाम तो दोगे ही यार क्लास 11th का, उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नहीं तो इसका यूज़ तो 100% देखने को मिलेगा। और इसी चैप्टर में नहीं, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा और कई सारे चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसके बिना हो ही नहीं सकते। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आना चाहिए और मेरे को लगता है बेसिकली 80 to 90% बच्चों को आता भी होगा। आज की इस वीडियो में लेकिन सिर्फ मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या क्या इजी ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के आते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें आप जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तरीके से, अपने तरीके से, वो गलत हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मतलब जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के एक्सेप्शंस है सारे इस वीडियो में मैं लूंगा। पहले मैं बेसिक वाले सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। और सारे क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू हैं, ये याद रखना। नीट का पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं सबको बोल रहा हूँ। जब तक आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ रहे हो ना? तो चलो आओ फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, ऑब्वियसली बात है यार, आप क्लास 11th में आ चुके हो या 12th में हो, जहाँ भी हो, आपसे क्वेश्चन पेपर में तो ये नहीं आएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल सी बात है, आपको तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे है ये आना चाहिए। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे इजी ट्रिक है, अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन दिया हुआ है ना आपको, जैसे Na पॉजिटिव, Ca+2, Cl निगेटिव, O-2, उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका चार्ज है वही हो जाता है। जैसे Na पॉजिटिव के केस में देखो, Na के ऊपर क्या चार्ज है? +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 हो गई। बताओ कितना आसान था। ऐसी H पॉजिटिव देखो, इसके ऊपर क्या चार्ज है? +1, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर +1। कैल्शियम में देखो, कैल्शियम पे +2 चार्ज आ रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। अब एक निगेटिव वाला साइन देख लेते हैं ना। Cl निगेटिव में देखो, इसके ऊपर चार्ज आया -1। क्या आया? -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 हो जाएगी। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? ऐसी इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो भी हमारे सिंगल मोनो एटॉमिक आयन होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल हो जाती है। मतलब जो भी चार्ज होगा, ये काम किसके लिए करेंगे? सिंगल मोनो एटॉमिक आयन के लिए, जैसे ये थे, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ हमें पता चल रही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इक्वल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसकी आ रही है? जो हमारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो नहीं, मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनकी नेगेटिव आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका क्या है? उसमें पॉजिटिव आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जो भी आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम है K पॉजिटिव, इन सभी की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव आ रही है, वो देखने को मिल भी रहा है। यहाँ क्या आई थी ऑक्सीडेशन नंबर? +2, यहाँ क्या आई थी? +1। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। समझ गए? अब देखो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर में सेकंड वाला रूल देखो, सबसे इजी। जो भी हमारे हेलोजेंस है जनरली उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। क्या होती है? -1। जैसे यहाँ पर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी की हमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके चलनी है। लेकिन कुछ केसेस में ये चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? वी नो दैट हेलोजेंस जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ आ जाए तो हम उसको -1 नहीं लेके चलेंगे, वो चेंज हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ बताऊँ, फ्लोरीन है एक, फ्लोरीन आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? -1। तो ये वाला केस आपको याद करके चलना है कि इसमें जो फ्लोरीन है उसकी हमेशा -1 लेके चलनी है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बाकी जो भी होंगे वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से मेरा मतलब ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। तो जब हम जानते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहने वाली है तो इसको तो चेंज करना ही नहीं, ठीक है। अब लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ रहे हैं ना हमारे हेलोजेंस, इन सब की चेंज हो सकती है। कैसे? अगर मैं इसकी बॉन्डिंग करवा दूं इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे Cl2O बन रहा है, वी नो दैट
कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन की -2 है, ऑक्सीजन की -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x - 2 = 0। तो ये हो गया 2x = 2 + 2 यानी कि x आ गया +1। ठीक है सिंपली। तो यहाँ पर क्लोरीन की हो जाएगी +1 सिंपल। अब ऐसी देखो Cl अब दोनों हेलोजन है Cl और F। अब देखो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तो फिक्स रहेगी -1 और इसकी -1 है तो 3 × -1 यहाँ आके हो गया +3, यहाँ के क्या हो गया +3 सिंपल। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन की दोनों केस में पॉजिटिव आई ना, चेंज हो गई ना। ऐसे यहाँ देखो HiO4। अब हमें पता है ऑक्सीजन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो इस केस में कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन की +1 प्लस ऑक्सीजन की पता नहीं तो x मान लो +4 × ऑक्सीजन की होती है -2 = 0। ये हमेशा पता है ना आपको, ये न्यूट्रल कंपाउंड है यानी कि इसके ऊपर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है बाहर तो 0 लेके चलते हैं। अगर चार्ज आ रहा होता तो हम उस चार्ज को लेके चलते, वो वाले केस में आगे आपको बताऊंगा। 1 - 8 करेंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा +7। हाँ ठीक है, ये हो गया -7 उधर जाके +7। तो यहाँ पर आयोडीन की कितनी आ रही है +7 आ रही है। तो आयोडीन की भी आप देख लो पॉजिटिव आ गई। HClO4 लो तो यहाँ पर क्लोरीन की +7 आ जाएगी। कैसे 1 - 4 × 2 तो कितना हो गया 1 - 8 उधर जाके +7। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेलोजेंस की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 फिक्स होगी। जब तक उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना आ जाए तब तक हम -1 लेते हैं, लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जनरली तो +1 होती है बट ये चेंज भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में हमें उसको +1 लेके चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो HCl बन रहा है, H2S बन रहा है, H2O बन रहा है, सभी में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहेगी। क्या रहेगी +1। यहाँ भी +1 है, देखो यहाँ पर सल्फर की -2, ये 2x = 2 यानी कि +1। हाँ सही है। यहाँ पर भी देखो H2O, ये तो सबको पता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ये तो बच्चे को पता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सही समझ आया होगा कि जनरली हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में बात करो, मेटल हाइड्राइड्स मतलब समझो कि NaH हो गया, जैसे कि LiH हो गया, है ना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब जो मेटल के साथ बन के मेटल और हाइड्रोजन की रिएक्शन करने के बाद मेटल हाइड्रेट्स बनते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वी नो दैट कि जो मेटल्स होते हैं वो तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इससे आके जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगी। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड बना LiH। अब लिथियम की तो फिक्स रहेगी +1, मैंने अभी बताया था कि जितने भी आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, कैल्शियम, ये सभी जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। जैसे कि ग्रुप 1 वालों की +1 होती है, हमेशा याद रख लो, ग्रुप 1 वालों की +1, ग्रुप 2 वालों की क्या होती है +2 होती है। यहाँ पर देखो जो आपके एल्कलाई मेटल है फर्स्ट ग्रुप वाले, इन सबकी फिक्स होती है +1, और जो आपके सेकंड ग्रुप वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सभी की +2 होती है, ठीक है। ये सब आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। यहाँ से देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम, ये सभी फिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ +1 है तो ये -1 होगा, यहाँ +1 है सोडियम का तो ये -1 होगा, यहाँ कैल्शियम का +2 है तो हाइड्रोजन का -1 होगा। बस यही करना है। तो यानी कि हाइड्रोजन की या तो +1 होगी या -1 होगी, डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले केस पे जो अभी बताया है ना। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाएगा तो वो -1 हो जाता है। नेक्स्ट देखो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर में एक और रूल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, न्यूट्रल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयंस वाला। अब आपने देखा होगा कई बार कंपाउंड बनता है, जैसे कंपाउंड में बोलूँ H2SO4, ठीक है, या फिर CO2, कुछ भी मतलब मैं बोल दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन सभी के आगे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर सभी के आगे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? देखो हाइड्रोजन की 1 होती है, 2 × 1 प्लस, सपोज करो मुझे सल्फर की निकालनी है, सल्फर की नहीं पता तो इसको x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन की भी फिक्स होती है -2 = क्या कर देंगे 0।
अब ध्यान से देखो 2 माइनस 8 उधर जाके x आ गया +6, x आ गया +6। कैसे निकाला? क्योंकि मुझे पता था H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में मैं 0 ले गया। ऐसी सेम कार्बन के लिए निकालो, कार्बन की अगर मुझे निकालनी हो तो ये x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल्स टू कर दो 0। यहाँ से x कितना आ गया टोटल +4। कैसे पता? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी मैंने इक्वल्स टू में 0 रखा। अब अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स आयन लूँ, अगर मैं सपोज करो ऐसे लिखूँ, सपोज करो मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ SO4 -2 या PO4 -3 ऐसे लिखूँ अगर मैं, तो अब आप इक्वल्स टू 0 लिखोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो SO4 में सपोज करो मुझे सल्फेट में S की निकालनी है, तो सल्फेट में S की निकालनी है तो X मान लिया सल्फर को, प्लस SO4 4 इंटू -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब 0 नहीं रखेंगे इक्वल्स टू, जैसे यहाँ कर रहे थे इक्वल्स टू 0 रख के, वैसे यहाँ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर -2 रखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये हो गया x माइनस 8 इक्वल्स -2, तो x हो गया चेंज होके 8 -2 यानी कि +6। कितना आ गया? +6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इक्वल्स टू में -2 लेना पड़ा। सेम अगर मैं PO4 -3 के केस में देखूँ, मुझे यहाँ फॉस्फोरस की निकालनी है, तो इसको x मानेंगे, प्लस 4 इंटू -2 होगा, और इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे अब? -3। इक्वल्स टू में लिखेंगे -3। तो सॉल्व करने पर ये आ गया टोटल -8 उधर जाके 8 8 -3 5 +5। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं सभी एटम्स की, उसका जो सम आएगा वो 0 आएगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा। और जो कॉम्प्लेक्स आयन वाले हैं, जो मैंने अभी बताया कि वहाँ पर हमें चार्ज देखना होगा, जो नेट चार्ज है किसी भी आयन पे, नेट चार्ज, जैसे यहाँ -2 था, यहाँ पे नेट चार्ज -3 था, तो उसको इक्वल्स रखेंगे किसके? जो हमारे सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम है उसके। ठीक है, और एक चीज़ और है, तीसरा रूल सबसे ईजी रूल है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है, जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और Cl2 है, तो वो सभी 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे होते हैं। जैसे O2 में ऑक्सीजन 0 पे है, ठीक है, H2 में हाइड्रोजन की 0 है, N2 में इसकी 0, Cl2 में इसकी 0 है। ठीक है, कॉपर, जिंक, ये सारे बहुत सारे केसेस है। हीलियम देख लो, ठीक है, फ्री स्टेट में ही रहता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जो भी फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 लेके चलनी है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि मेन तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस ही करने हैं ना, हमें मेन तो वही है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2 H2O2 एंड H2SO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो, जिस बच्चे को ये भी नहीं आता तो आप सोचो आपका क्या लेवल है। देखो, इन तीनों में हमें ये देखना है जो अंडरलाइंड वाले एलिमेंट्स है ना, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। सिंपल है, उल्टा स्टार्ट करते हैं, H2SO4 से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले तो H2SO4 में मुझे किसकी निकालनी है? सल्फर की। अभी निकालते थोड़ी देर पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पता है, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर को x मान लो, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की होती है -2, नेट चार्ज कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब देखो 2 -8 उधर जाके हो गया +6, तो x +6, तो यहाँ पर इस केस में आई +6। ठीक है, सेकंड वाला देखो H2O2, ये प्रोक्साइड वाला केस है, इसमें हमें पता है कि अलग चेंज होगा। चलो यहाँ ऑक्सीजन की निकालनी थी ना, तो हाइड्रोजन की तो फिक्स रहेगी 2 इंटू 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 2x क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम थे। ठीक है, तो ये उधर गया 2x इक्वल्स टू -2 और x हो जाएगा -1। प्रोक्साइड वाला केस है, इसमें यहाँ पे -1 आता है। और ये वाला तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं, पोटेशियम की तो फिक्स ही रहती है +1। पोटेशियम ही बताना था ना, तो वो तो पता है ग्रुप 1 वालों की हमेशा +1 होती है। तो यानी कि मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +1 -1 और +6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर देखो +1 -1 और +6। आई थिंक ऑप्शन ए ठीक होगा, ए ही करेक्ट होगा, है ना। ठीक है, समझ गए ना ये वाली चीज़ कैसे करा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज। ये 1988 में आया, 1995 में आया, मतलब जब आप लोग पैदा नहीं होंगे तब के क्वेश्चन है ये। देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 है। अब इसमें मुझे किसकी निकालनी है? क्रोमियम की, Cr की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या करेंगे? 2 इंटू 1, क्योंकि पोटेशियम की 1 है, प्लस 2 इंटू x मान लो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर,
+7 इंटू -2 ऑक्सीजन की इक्वल्स टू 0, कोई नेट चार्ज नहीं है। अब देखो 2 - 14 कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू उधर जाके 12 हो गया, ठीक है, उधर जाके 12 हो गया, तो x आ गया मेरा +6 आ गया, x आ गया +6। तो यहाँ से देख लो +6 कौन सा वाला है, बस यही तो करना होता है, और करना ही क्या होता है इसमें, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और जल्दी से। अब हम कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, और इसमें क्या एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे अभी हमने H2SO4 का देखा, सल्फर की +6 आती थी सॉल्व करने पर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसमें आप जो कैलकुलेट करोगे वो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे H2SO5 है, अब यहाँ पर अगर मैं अपने तरीके से निकालूँ 2 × 1 प्लस इसको x मान लो सल्फर को, प्लस 5 × -2 होता है इक्वल 0, तो यहाँ से जो मेरी -10 - 2 ये आई +8। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सल्फर की मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रही है, बात तो सही है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आई, लेकिन सल्फर की तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 हो सकती है। अब ये चीज़ तो आपको याद है ना, ग्रुप 6 वालों की +6 हो सकती है, ग्रुप 7 वालों की +7 हो सकती है, ग्रुप 15 वालों की, जल्दी बताओ ग्रुप 15 वालों की क्या होगी, ग्रुप 15 वालों की +5 हो सकती है, ग्रुप 16 की +6, ग्रुप 17 की +7 तक हो सकती है। तो ये चीज़ तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ठीक है, बस वहीं से आपको आइडिया लगाना है। तो जब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 हो सकती है तो +8 कहाँ से आ जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इन सभी केसेस में हमें स्ट्रक्चर बनानी होती है। क्या बनानी होती है, स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन से अटैच है, बाकी सल्फर 3 ऑक्सीजन से, वो 4 ऑक्सीजन से अटैच है, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से। तो देखो इस वाले ऑक्सीजन की क्योंकि हमें डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, इस वाले ऑक्सीजन में हमें डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये इस ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ -1 चार्ज होगा। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो यहाँ पर भी -1 चार्ज होगा, जहाँ भी डबल बॉन्ड बन रहा है वहाँ -2 चार्ज होगा, ठीक है। तो अब सल्फर के पास देखो, यहाँ -1 से इसके पास +1 आया, यहाँ -2 से इसके पास +2 आया, यहाँ -1 से इसके पास +1 आया, और ये वाला -2 से इसके पास +2 चार्ज आया। अब इस पूरे चार्ज को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, +2 +1 +2 +1, टोटल आ गया +6। तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आ रही है, +6। अब आप कहोगे सर अगर एग्ज़ाम में हमें ये चीज़ समझ नहीं आए, एग्ज़ाम में हमें ये पूरी स्ट्रक्चर याद नहीं आई और इतना सारा इतना लंबा हमें करके नहीं करना है, तो क्या करना होगा। तो सिंपली एक ट्रिक बताऊं, जब भी ऐसा केस आए, जब भी, मैक्सिमम टाइम यही होता है, जब भी इस टाइप का कोई भी केस आता है ना जिसमें हमारी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्चुअल मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए, तो मैक्सिमम केस में वो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 थी और वही आंसर है यहाँ पर भी। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5, यहाँ पर क्रोमियम की निकालो क्या हो जाएगी, x + 5 × -2 = 0, तो यहाँ पर आ गई x = +10। और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्रोमियम की तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही 6 ही होती है, यानी +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और इसका आंसर भी +6 है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, देखो इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, -1, यहाँ भी नहीं बन रहा -1, यहाँ भी नहीं बन रहा -1, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है -2, तो -1 से आया +1, यहाँ +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, टोटल इसको जोड़ दो, इसका +2 भी, टोटल आ गई +6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये एक्सेप्शन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे आपके नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ +10 आ रही थी हमारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और एक्चुअल कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो इस टाइप के केसेस आपको देखने होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी बताई गई है, कुछ जो हमारे केसेस हैं वो आप देख लो, 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केस 1 में कहा गया कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा आ रही है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को ही मान लेते हैं। जैसे H2SO8 के केस में भी है, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 - 16 उधर जाके हो गया 14/2 7, तो यहाँ पर सल्फर की आ रही है +7,
लेकिन सल्फर की मैक्सिमम ही +6 हो सकती है, तो इसमें आंसर होता है हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला +6। एक और केस देखो, केस 2, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। जैसे SO3 है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो यहाँ पर देखो सल्फर की मैक्सिमम +6 हो सकती है और यहाँ पर कैलकुलेट करने पर भी हमें +6 ही मिल रही है देखने को, तो ये तो ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमारी जो कैलकुलेट करने पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ रही है तो वो तो ठीक है, फिर तो हमें कुछ करना नहीं। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो हमें सोचना है, उससे कम या उसके बराबर आ रही है तो कुछ नहीं सोचना। केस 3 देखो, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आ रही है तो भी, ऐसे एक दो केसेस भी आएंगे जिसमें आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेगी, जैसे C3O2 है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, एक सेकंड इसके लिए तो अलग देना पड़ेगा, C3O2, तो यहाँ पर निकालो कार्बन की, तो ये हो गया 3x + 2 × -2 = 0, तो ये हो गया 3x = 4, तो x आ गया मेरा 4/3, तो एक्चुअल तो कैलकुलेटेड तो आई 4/3, पर क्या इसकी सही में फ्रैक्शन में हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हमें देखना होगा। तो देखो इसका केस अलग होता है, लीन का इसका केस अलग बनता है। देखो इसका इस टाइप का केस बनेगा, एक सेकेंड, C3 है ना, एक सेकेंड, अब हो गया, हाँ अब बैलेंस है ना। देखो कार्बन के सारे बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, सही है। तो देखो यहाँ पर इसकी -2, यहाँ पर इसकी -2, अब देखो ये -2 से इस पे आएगा +2 चार्ज, कार्बन के कार्बन से कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर इस पे भी आएगा +2 चार्ज, कार्बन के कार्बन से कुछ नहीं आएगा। अब ये वाला जो बीच का कार्बन है, दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा इस पर, तो ये वाले की 0 होगी। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस वाले की +2, इस वाले की 0 और इस वाले की +2 है, तीनों कार्बन की मैंने बता दी। इस वाले कार्बन पे +2 चार्ज, क्योंकि इससे -2 से आया इस पे +2, इस वाले कार्बन से इस पे कुछ नहीं आएगा, और इस वाले कार्बन के दोनों साइड कार्बन थे तो यहाँ 0, ठीक है। ये वाले कार्बन का देखो, ये -2 से +2 आया तो ये होगी। और एवरेज भी अगर आप लोगे ना इनका, हर एक कार्बन का आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, +2 +0 +2/3, क्योंकि 3 कार्बन है तो वो 4/3 ही आएगा। तो ये जो हम x निकाल रहे थे वो 4/3 एक कार्बन का, मतलब एक तरीके से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। लेकिन अगर मुझे हर कार्बन का बताना होगा तो वो मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल इसीलिए हम 2 और 0 लेके चलते हैं कि वो वाले दोनों कार्बन की +2 थी और बाकी जो एक था हमारा बीच वाला उसकी 0 थी। अब एक क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ये तो मैंने बता ही दिया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या आती थी इसमें, +6 आती थी, तो बस क्लियर। ये थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। एक ये पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। बेसिकली मेनली इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, और एक पूछा सल्फेट का SO4 -3 में, और एक पूछा है Cr2O7 क्रोमेट आयन में। तो देखो फॉस्फोरस की यहाँ क्या हो जाएगी, x - 4 × 2 = बाहर कितना चार्ज है, -3, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन वाला हो गया एक तरीके से। तो ये हो गया 8 - 3 यानी कि +5, इसमें आई +5, और इसमें देखो, अगर इसमें अगर आप देखो तो इसमें आएगा x - 4 × 2 = -2, तो x आ गया 8 - 2 +6। ऐसे इसमें देखो तो Cr2O7 -2 पूछ रहा है ना, 2x - 7 × 2 = -2, तो ये आ गया -14, उधर जाके आ गया 14 - 2 12, 2x, x हो गया +6, ठीक है। क्या हो गया, +6। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस की आई +5, और यहाँ पर इस वाले केस में सल्फर की आई +6, और यहाँ पर क्रोमेट आयन में क्रोमियम की आई +6, ठीक है। तो +5 +6 +6, तो आंसर क्या होगा, +5 +6 +6, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। फॉस्फेट आयन में कैसे निकाला था, बाहर बस न्यूट्रल चार्ज, जो हमारा नेट चार्ज था वो -3 रख देना है, और तो बाकी फिर हमें वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला निकालना है। मतलब सिंपल है, इजी है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो जो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस करते हैं। जैसे KMnO4 H2O2 K2Cr2O7 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर आप देखो यहाँ पर मैंगनीज की आती है ऑक्सीडेशन नंबर, अरे दूसरा लेना पड़ेगा पेन, रुक जाओ, ब्लू नहीं चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंगनीज की आती है +7, यहाँ पर ऑक्सीजन की -1, ठीक है, क्रोमियम की +6। तो देखो ये +7 ये +6 ये इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, और जिसके ऊपर जा ही नहीं सकते तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते, तो ये केवल रिड्यूस हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो यानी कि खुद ही रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और आपको पता है जनरली KMnO4 K2Cr2O7 ये सभी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो देखो सल्फर की यहाँ पर कितनी है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 +2x -6 = 0, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो गया x आ गया यहाँ से 6 - 2 करेंगे 4/2 यानी कि +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की देखोगे -1 है, ठीक है। तो इस केसेस में अगर आप देखोगे, इन केसेस में जब भी वो ऑक्सीडाइज हो सके, जब भी वो ऑक्सीडाइज हो सके, रिड्यूस ना हो सके, तो उस केसेस में हम क्या मान के चलते हैं, उस केसेस में हम क्या मान के चलते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो सके और रिड्यूस ना हो सके। तो जनरली इस टाइप के हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ अब आगे की चीज़ें। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक इंटरमोलिकुलर एक इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर को आप एक तरीके से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर आपको एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखना पड़े, दोनों एक साथ देखने को मिले। जैसे H2O2 होता है ना आपका, ये चेंज हो गया सपोज करो H2O और ऑक्सीजन में, इसको ऐसे कर दो, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होती है -1, यहाँ पर होती है -2 और यहाँ 0। तो देखो -1 से -2 पे गया यानी रिड्यूस हुआ, और वहीं अगर मैं देखूँ तो -1 से 0 पे गया तो ऑक्सीडाइज हुआ। तो एक ही एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली इंट्रामोलिकुलर में भी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला केस देख लो, तो I2 0 था, 0 से यहाँ पर जा रहा है NaIO3 में +5 पे, और यही I जो हमारा है ये NaI में जा रहा है -1 में। तो जब ये 0 से -1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन। और जब ये 0 से +5 पे जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक ही एलिमेंट का हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिले उसको हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। जैसे इंट्रामोलिकुलर नाम से समझो, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। KClO3 लिखा, यहाँ पर क्लोरीन की +5 थी, ऑक्सीजन की -2 थी, और पोटेशियम की तो बच्चे को पता है +1 होती है, फिक्स ही है ये तो देखो KCl बना तो यहाँ पर Cl की आ गई -1, ऑक्सीजन की हो गई 0। तो देखो +5 से ये आ गया -1 पे, यानी कि इसका तो रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन -2 से आ गया 0 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अरे हर किसी को पता है -2 से 0 पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। माइनस चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन। माइनस चार्ज बढ़ रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन। इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ +4 से माइनस पे आ गया तो रिडक्शन, सिंपल। तो ये समझ गए। अब इंटरमोलिकुलर क्या है? इंट्रामोलिकुलर का उल्टा। वहाँ हम करते थे एक ही मॉलिक्यूल में हम क्या देखते थे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते थे। यहाँ हमें डिफरेंट कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है SnCl2 FeCl3। SnCl2 में Sn की है +2, SnCl4 में Sn की है +4, FeCl2 में Fe की है +2, ठीक है। यहाँ FeCl3 में +3। तो देखो +2 से +4 पे गया, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये Fe+3 से +2 में गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये रिडक्शन हुआ। तो देखो यहाँ पर अलग अलग हमें डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर, ठीक है। थोड़ा तेज है लेकिन क्या कर सकते हैं, जल्दी से खत्म करना है। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं कर सकती? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो बस ये चेक कर लो इन सब में कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए। जो भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। NO5 में NO की कितनी होगी? +1। नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। SO2 में सल्फर की +4,
ये भी +4 से +6 जा सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो CO2, CO2 में होती है कार्बन की +4, ठीक है, +4, कार्बन का +4 ही होता है मैक्सिमम, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, रिड्यूस हो सकता है। ये क्या नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, रिड्यूस हो सकता है। और जब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, यही आंसर है। ऐसी यहाँ पर देखो ClO2 में Cl की कितनी हो गई +4, ये +4 से +7 जा सकती है, यानी ऑक्सीडाइज हो सकती है। तो जो भी ऑक्सीडाइज हो सकती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, जो नहीं होगी ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। तो फिर इसी के साथ हमारा आज का कार्य समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।